राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंट की लगातार हो रही मौत मामले को लेकर के सवाल ये कि आखिर कोटा में सुसाइड क्यों नहीं रुक रहे हैं। दरअसल कोटा में नीट की तैयारी कर रहे बिहार के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। फिलहाल छात्र की मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार कोटा में हो रही मौत को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें जरा सुनील नैन जी को जोड़ लेता हूं। सुनील जी, एक चीज बताइए, हम जो ये चीज़ें देख रहे हैं इस सब के पीछे का एक बड़ा कारण है लोगों के, अभिभावकों के मन का डर। वो डर इसलिए कि लगातार, चाहे कोटा की बात कर लीजिए, अब जो नया एजुकेशन हब बन रहा है सीकर, वहाँ पर भी इससे पहले कुछ इंसिडेंट सामने आए थे, वहाँ पर छात्रों की सुसाइड के मामले थे। ये बड़ी चिंता का कारण है और शायद एक यही आधार हो कि वहाँ पर इस बार बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम रही है, खास करके कोटा के अंदर। जी देखिए, शुभेंदु जी, कोटा में जो बच्चे अभी कम आए हैं उसका रीजन मेन सुसाइड नहीं है। हम्म। इसका एक रीजन ये भी है कि जो कोटा की कोचिंग्स है वो सारे अब हर सिटी में अवेलेबल है। बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह सभी कोचिंग्स ने अपने सेंटर डाल दिए हैं। और इसके साथ साथ आजकल ऑनलाइन भी एजुकेशन अवेलेबल है। जैसे मैं कोटा में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे पास 30% से ज्यादा बच्चा जो है ऑनलाइन में वो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र का है। जब मैं बच्चे को अपने घर पे अवेलेबल हूँ, सस्ते में अवेलेबल हूँ, तो उसको कोटा आने की क्या जरूरत है। एक कारण ये भी है, ना कि ओनली सुसाइड है। हाँ, थोड़ा सा सुसाइड का के कारण नेगेटिविटी हो सकती है। और सुसाइड पे मेरा ये मानना है, सुसाइड एक समस्या है, ना कि मुद्दा। हम लोग इसको हमेशा मुद्दा बनाते हैं, हमेशा ये दिखा जाता है कि कोटा में सुसाइड ज्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे कोटा में नहीं जा रहे, या कोटा सुसाइड सिटी बन गया है। हम्म। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, 26 अप्रैल 2024 की न्यूज है। 11 बच्चों ने सुसाइड किया था तेलंगाना और मध्य प्रदेश में, एग्जाम प्रेशर के चलते। 6 जून 2024 की न्यूज है, 23 बच्चों ने आईआईटीज में सुसाइड किया है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, आरटीआई के थ्रू पता चला है। और इसमें यह बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनमें से 6 बच्चे दिल्ली के हैं। और आईआईटी का बच्चा जब सुसाइड कर रहा है, जो हमारे देश के सबसे बड़े संस्थान है, वहां पे बच्चा सुसाइड कर रहा है, तो ओनली कोटा को ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा ठीक है। है, ये इसके बात साथ वाजिब अगर है, और हम लेकिन देखें। लेकिन सुनील जी, एक सवाल यहाँ पर ये कि ऑफलाइन क्लासेस या जितने भी कोचिंग सेंटर में जाकर के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, चाहे कोटा का हो या देश के किसी दूसरे हिस्से का हो, तेलंगाना का हो, अगर सुसाइड हो रहे हैं जी तो ये व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल है। वो सवाल है कि कोचिंग सेंटर्स के अंदर क्यों बच्चों के ऊपर, क्या वाकई में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है? वो क्या प्रेशर को टैकल नहीं ये कर जो पा रहे हैं? डेटा मैंने क्यों? जी जी, डेटा जो मैंने आपको बताया है ये तेलंगाना और एमपी स्टेट का है, ना कि कोटा का। हम्म। और जो 23 बच्चों ने सुसाइड किया है पिछले 5 सालों में, ये आईआईटीज में किया है, हम्म। ना कि कोटा में किया है। और इसके अलावा इसी न्यूज में एक डेटा और है, 15 से 29 साल का जो युवा सुसाइड करता है पूरी दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा रेशो भारत का है। और इसमें भी 1 लाख में से 25.5 बच्चा या युवा सुसाइड कर रहा है। और उस न्यूज में बताया गया कि आईआईटी, आईएम और मेडिकल इंस्टीट्यूट के सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। हम्म। साथ में अगर आप देखें, आपके एनडीटीवी का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इंटेंस कंपटीशन और पेरेंट्स का प्रेशर मेजर रीजन है सुसाइड का। सबने बोला कि इन कोचिंग को बंद कराओ। तो इस मुद्दे पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोचिंग को बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूलों की हालत हम सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे सुसाइड हमें ओनली कोटा को नहीं नहीं, दिखाना मैं चाहिए, ये मैं मैं पूरे वही देश का आपसे, मेरा मुद्दा। सवाल भी यही था कि हम बात सिर्फ कोटा की नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि भाई जी किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो एक गंभीर विषय तो माना जाएगा ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, जी, कारण क्या है? भाई आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स का एक बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल। होता है, वो उस रेस के अंदर दौड़ नहीं पाता है, तो हमने बार लगा दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप एडमिशन नहीं देंगे किसी भी कोचिंग के अंदर। तो ये जो तैयारियां हैं, क्या ये मुकम्मल है या इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है? जी, मुझे लगता है कि अगर आप, जो सुसाइड कर रहा है, पहले आपको उसका पता करना चाहिए कि वो कितनी एज का बच्चा है। हम्म। जो सुसाइड करने वाला बच्चा अगर 17, 18, 19 साल का है, तो 16 साल वाले को रोकना मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। पहले इस पे डेटा एनालिसिस पूरा होना चाहिए, और फिर लोग बुलाए जाएं एजुकेशन से, या जो साइकोलॉजिस्ट है, या सरकार के जो बड़े लोग हैं उनको बिठा करके कमेटी बनाई जानी चाहिए। इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि सुसाइड जो बच्चा कर रहा है उसमें बच्चे का भी रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है,
कोचिंग्स का भी रोल है, समाज का भी रोल है, हम सबका रोल है। जब हम लोग इस पे आकर के डिस्कस करेंगे तभी कुछ सुझाव सामने आएंगे। जैसे मैंने ये माना है कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुसाइड हुआ, आपने वहां पे साइकोलॉजिस्ट बिठा दिए, साइकियाट्रिस्ट आपने बिठा दिए, इससे सुसाइड नहीं घटेगा। क्योंकि जो बच्चा सुसाइड कर रहा है वो इन चीजों से डर रहा है। बच्चा खुद ना तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहता, ना ही किसी वो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहता। वो इसमें शर्मिंदगी महसूस करता है, और जब वो शर्मिंदगी महसूस करता है तो वो समाज से भागता है, और फिर वो सुसाइड उसको एक रास्ता दिखाई देता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए टीचर्स को ही आप साइकोलॉजिस्ट बनाएं, ठीक यानी है। टीचर्स की ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ। टीचर ही बच्चे का असली दर्द पता कर सकता है कि पढ़ाई का प्रेशर है, या किस इसका कोई और फैमिली प्रेशर है, या बच्चे का कोई रिलेशनशिप का प्रेशर है। नहीं, इस लेकिन टाइप की लेकिन जो किसी प्रेशर है वो इंस्टीट्यूट के टीचर के अंदर साथ शेयर किसी करें। इंस्टीट्यूट के अंदर जब बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हर एक बच्चे के ऊपर ऑब्जर्व करना, उसकी गतिविधि कैसी है, वो क्या बिहेव कर रहा है, ये सब कुछ ऑब्जर्व करना क्या बहुत बारीक काम हो जाता है? और क्या ये संभव होगा? मैं इस सवाल के साथ वापस लौटता हूँ आपके पास सुनील जी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छात्रों की बड़ी परेशानी आती हैं, और ख़ास करके कोटा के अंदर, क्योंकि एक बड़ी एजुकेशन हब के तौर पर भी था, पहले से डेवलप था, और वहाँ पर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो क्या इन चीज़ों को भी नोटिस करना चाहिए? बच्चों की उन परेशानियों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जो स्ट्रेंथ हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि कोटा के अंदर स्ट्रेंथ कम हुई, क्यों हुई, उसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हैं, उसमें से एक ये भी हो सकता है। जी देखिए, जैसे आपने बताया कि राजस्थान प्रशासन ने लगातार इस पे एक्शन लिया है, और जब से दिल्ली की जो घटना हुई है उसके बाद कोटा में भी कई जगह पे जांच की गई है कि कहीं ऐसी समस्या तो नहीं है जो दिल्ली में हुआ हो कहीं कोटा में तो ना हो जाए। लेकिन हम अभी तक ऐसा ऐसा कोई देखने को कोटा में तो नहीं मिला है। और अच्छी बात यह है कि कोटा में प्रशासन लगातार हर साल 1 या 2 बार कोचिंग्स में, लाइब्रेरी में विजिट भी करते हैं। वो देखते हैं कि वहां पे फायर सेफ्टी वगैरह है या नहीं है। तो इसमें मैं प्रशासन की तारीफ करूंगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और ज्यादा अच्छे से करेगा, क्योंकि एक दूसरे की गलती से सीखना बहुत जरूरी है। दिल्ली में जो घटना हुई है वो कोटा या सीकर में ना हो, और किसी बच्चे का ऐसा नुकसान ना हो, तो ये बहुत जरूरी है। और इसमें हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को, इवन हॉस्टल वालों को, या कोई लाइब्रेरी ओनर है, सबको साथ देना चाहिए प्रशासन का, और जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। और आगे के लिए भी नए रूल रेगुलेशन बनाए जाए, खास करके जैसा आपने बोला कि जो किराया बढ़ गया है, एक ये भी मेन कारण रहा है बच्चों के कोटा में घटने का, क्योंकि कोटा में पढ़ाई करना बहुत महंगा हो गया है। आप देखेंगे 10,000 से नीचे कोई रूम नहीं है, तो इसमें इससे बच्चे बड़े परेशान हैं। तो बच्चा सोचता है कि 10,000 में कोचिंग फीस से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा खर्चा उसको रहने के लिए और खाने के लिए देना पड़ता है। तो इससे बच के भी बच्चा अपने घर पे, अपने आसपास के शहर में अगर कोई छोटा कोचिंग है, या कोटा का ही कोचिंग है, उसमें पढ़ाई कर रहा है या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, तो इस पे भी लगाम लगाना जरूरी है कि एक रूल बनाए जाए कि आपकी ये फैसिलिटी है और इसमें इस लेवल का आप रेंट ले सकते हैं। दूसरा, एक बात और आपने मेरे से पहले पूछी थी कि एक एक कोचिंग में या एक एक क्लासेस में 200-250 बच्चे पढ़ते हैं, तो इस पे रोक लगनी चाहिए क्या? देखो, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हमारा देश जो है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो बेरोजगारी और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या बढ़ने के चलते हम एकदम कल क्लास में 40-50 बच्चे पढ़ाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट कुछ ऐसे एक्शंस लिए जा सकते हैं जिससे बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे मेरा ये मानना है बीइंग ए टीचर कि बच्चा सबसे ज्यादा सुनता है बच्चे की, फिर टीचर की, और तीसरा नंबर आता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स की बात बच्चा नहीं सुनना चाहता, ये सच है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। तो बच्चा जब बच्चे की सुनता है तो हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन्ड है, जिनका हेल्थ, जो लाइफस्टाइल अच्छा है, हेल्दी है, उन बच्चों को हम प्रेज करें, और दूसरों को उनसे इंस्पायर करने के लिए उनको भी मोटिवेट करें। जैसे बच्चों के लिए हम लोग क्लासेस का जो टाइम है वो सनराइज के लगभग 1 घंटे के बाद होना चाहिए, सनसेट से 1 घंटे पहले क्लास बंद हो जानी चाहिए। बच्चे अपना मॉर्निंग रूटीन बनाएं, योगा, मेडिटेशन, हेल्थ एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स। अगर कोचिंग और हॉस्टल्स अच्छा, बच्चों के एक एक करवाते हैं बड़ा तो कॉमन इससे सा सवाल उनकी है, हेल्थ मैं को इसमें काफी सुनील जी, बेनिफिट मैं मिलेगा। माफ़ी के साथ रोक करके आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हर पेरेंट के मन में एक सवाल होता है कि उनका बच्चा जो है वो आईएएस आईपीएस बड़ा अधिकारी बन जाए। अब इसके लिए चाहे डॉक्टर बने, चाहे वो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करे, है ना। तो ये जो रेस है ये यहीं से शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी कोई सलाह आप देना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर आपसे भी मिलते होंगे पेरेंट्स कि भाई हमारा बच्चा है, हम जी ये इसके इतने % नंबर हैं और ये बनना चाहिए।
डॉक्टर बनना चाहिए या ये करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स देखिए मुझे लगता है कि काउंसलिंग पेरेंट्स की ज्यादा जरूरी है। बच्चे की काउंसलिंग करने से या बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजने से ज्यादा अच्छा है कि पेरेंट्स की टाइम टू टाइम ठीक है। काउंसलिंग की जाए। उनको बताया जाए कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम है, साइंस मेडिकल आईआईटी स्ट्रीम की बजाय आप उसको दूसरे साइड जैसे ऑप्शन विकल्प के बारे आर्ट्स में है सभी या को पता होना अदर चाहिए कि अगर आपका बच्चा अगर मेडिकल में जा रहा है, डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, अटेम्प्ट दे रहा है, तो उसके अलावा आपके सामने आपके बच्चे के लिए विकल्प कौन कौन से हैं। तो इस चीज़ की काउंसलिंग होना बड़ा ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आए और बच्चे को भी समझ में आए और ये भी समझ में आए कि ये आखिरी विकल्प नहीं है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, अगर आपको निराशा मिली है या आप पेपर क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। है ना, ये समझाना भी बड़ा ज़रूरी है। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े, जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर बात बच्चों की है और बच्चों को सहेज करके रखना, उनको आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी कोशिश भी आई थी इस कार्यक्रम के जरिए कि हम न सिर्फ बच्चों को अवेयर कर पाएं बल्कि पेरेंट्स को भी वो जानकारी दे पाएं कि आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दें। विकल्प के तौर पर बहुत सारे रास्ते हैं जो कि खुले होते हैं, उन पर भी आपको विचार करना चाहिए। यार, रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।